500,000 लोग उधर से आते हैं और उनके सामने में ये एकदम अटैक करवाते हैं, मारपीट करवाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई बोलने वाला कोई नहीं बोलने वाला जैसे जाके बस उस हाथ उठा के बोला आप ये क्या कर रहे हैं, तब तक उनके हाथ में एक हाथ के लगभग छेनी थी, उन्होंने मेरे माथे पे अटैक कर दिया। वो हमें इतना भरोसा दिलाए कि उस समय मैं अपनी पापा की भी बात नहीं मानने लगा। बट मकान मालिक का अब कहना है कि ना तो हम रजिस्टर्ड करेंगे और वो तो कम्प्लीटली इस चीज़ को डिनाई करे कि हमने तो कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं है। डीआईजी के रैंक पे हैं, कभी बोलते थे डीएसपी थे, कभी कहते थे कि हम डीजीपी होकर रिटायर्ड किए हैं। तो सितंबर में इस एग्रीमेंट पे तो साइन हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंतिम पेज में क्लियरली साइन है बाबा का। तो 2 लाख रुपए लिए और सिर्फ 8 से 10 कैमरे ही लगवाए होटल में, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसका सीधा सरोकार पुलिस प्रशासन से है, सरकार से है। ये बिहार के किसी जिले का नहीं बल्कि राजधानी पटना की घटना है। कोरोना के आपदा के बाद एक युवक जो रोजगार देने के बजाय रोजगार सृजन की बात करता हो, उसने अपनी सभी जमा पूंजी होटल बनाने और सैकड़ों लोगों को रोजगार देने के संकल्प के साथ पूरी करना चाहता था, मगर मकान मालिक के दबंगई, प्रशासन की उदासीनता और सरकार की सफलता ने उसे डर डर की ठोकर खाने पर विवश कर दिया। आखिर जाए तो जाए कहां? न्याय की गुहार लगाने वाले राणा कुमार जायसवाल और मदीना आफरीन है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। वीडियो तो आपने देख लिया, आइए अब हम आपको वीडियो में परिचय करा दें जिसके सर के ऊपर प्रहार हुआ है। ये है राणा कुमार जायसवाल और जिस महिला के साथ दबंगई हो रही है ये है मदीना आफरीन। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये घटना कहाँ की है, कब की है और कैसे हुई है। जी मदीना, क्या कुछ हुआ था, आखिर क्या है ये पूरा मामला, मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है होटल का, वो लीज एग्रीमेंट 15 इयर्स का है, बट और वो रजिस्टर्ड भी होना था। बट मकान मालिक का अब कहना है कि ना तो हम रजिस्टर्ड करेंगे और वो तो कम्प्लीटली इस चीज़ को डिनाई करे कि हमने तो कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं है। जी। बट जब हमने उन्हें बताया कि हमारे पास आपने जब एग्रीमेंट पर जो आप साइन कर रहे थे तो उसका हमारे पास वीडियो है एज अ प्रूफ। जी। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, बट फिर उन्होंने कहा कि मैंने बस 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, जो कि अब आपका लीज पीरियड खत्म हो गया, तब आप होटल खाली कर दीजिए। जी, मतलब आपने लीज पर होटल लिया था, होटल का नाम क्या था और ये होटल कहाँ पर है, कहाँ पर ये सारी घटना हुई है? होटल गुलमोहर ट्री, और ये गेट नंबर 10 गांधी मैदान के अपोजिट में है। जी, तो आपने मकान मालिक से ये होटल लीज पर लिया था? जी हाँ, 15 इयर्स के लिए। 15 इयर्स के लिए। क्या नाम था मकान मालिक का? मकान मालिक का नाम है डॉक्टर कुमार इंद्रदेव। जी, मतलब आपने 15 साल के लिए लीज पर लिया और जब आपने उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के काम कराए, आपने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए। हाँ। उसके बाद मकान मालिक का ये कहना है कि आप हमें होटल वापस दे दीजिए। जी, अब उनका कहना है कि आप होटल खाली कर दीजिए। तो आपने एग्रीमेंट किया था उस चीज़ के लिए? हाँ, एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड भी होना था, जिसका हमने अप्रॉक्स 5 लाख का चालान भी कटवा कर रखा है, और हमारे पास चालान का फ़ोटो रिसिट भी है। जी। ये रिसिट है, आप देख सकते हैं। इसका अमाउंट है 4,64,440, और इस चीज़ को वो अब डिनाई कर रहे हैं, ना तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रहे हैं और अब तो वो बोल रहे हैं कि हमने तो कोई एग्रीमेंट किया मतलब एग्रीमेंट की बात हुई थी लेकिन वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ? हाँ, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अच्छा, मतलब एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ? हुआ है, MOU एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, वो उन्होंने 500 के 2 पेपर्स पे साइन किया है, और उसमें एक क्लॉज ये भी था कि इसको एक सेकेंड प्लीज़। मतलब आप लोग जब वहां पर मकान मालिक के पास गई तो उन्होंने ये कहा कि एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट जो MOU पर बनी, बट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं किया गया। जी हाँ, जो हमारा एग्रीमेंट पेपर है उसके क्लॉज नंबर 22 में लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एग्रीमेंट रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट फॉलोइंग MOU टू बी डन बिफोर 10th नवंबर 2024। और इसका हमने चालान भी कटवा रखा है, बट वो इस चीज़ को अब
करना नहीं चाह रहे, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। अच्छा, मतलब आप लोगों ने चालान कटा के रखा है लेकिन इस एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, वो नहीं बढ़ाना चाह रहे। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि आप हमें हमारा होटल वापस दे दीजिए। जी, जिस कंडीशन में उन्होंने हमें वो बिल्डिंग दिया था, हम तो उसको एक खंडर की तरह ही देखते हैं। पिछले आसपास के लोगों से हमें ये भी बात पता चली थी कि पिछले 13 साल से उस बिल्डिंग में आज तक लाइट भी नहीं जली थी। जी, वो बंद पड़ा था। बंद पड़ा था। हमने उसमें कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन अपने पैसे पर करवाया। इवन वहाँ से बहुत सारे कह सकते हैं राबिश जो होता है, कचरा वगैरह पूरा भरा हुआ था। वो जो 3rd, 4th और 5th फ्लोर है, वो तीनों पे कचरा ही भरा था। हमने उसको खाली करवाया, उसको बजाफ्ते, उसको एक एक ईंट हमने अपने पैसे से लगवाया, उसको पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया, उसको नया एक चेहरा दिया हमने। और जब उनको लगा कि अब इस मकान मालिक को जब लगा कि उस बिल्डिंग से अब हम आउटपुट अच्छा कमा सकते हैं, तो अब वो हम पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप बिल्डिंग खाली कीजिए। मतलब बिल्डिंग अब खाली कर दीजिए। तो आपने देखा कि पटना की गांधी मैदान के पास गेट नंबर 10 के पास का ये मामला है। आपने देखा होगा गुलमोहर होटल, इन लोगों ने एक मकान मालिक से वो गुलमोहर होटल लिया और MOU कराया, चालान कटाया, एग्रीमेंट कराने की बात कही गई थी, लेकिन एग्रीमेंट को आगे लिस्टेड नहीं किया गया। और अब जब होटल में इन लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, कंस्ट्रक्शन के सारे वर्क उसके अंदर कर दिए, तो मकान मालिक का ये कहना है कि हमें हमारा होटल वापस कर दीजिए। राना के साथ जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या पूरी घटना है, किस तरीके से हुई थी। राना, क्या आप लोगों ने इसके खिलाफ प्रशासन से आवाज़ लगाई, न्याय मांगा? जी, मैंने प्रशासन से आवाज़ लगाई, न्याय भी मांगा, बट पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत है। हमारे साथ 7 जनवरी 2026 को ये घटना हुई, अब तक पुलिस के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस की तरफ से कोई हेल्प नहीं आप लोगों को किया जा रहा है? कितनी बार आप लोग गए हैं? कौन से थाना में आप गए? किस थाने में जाकर आपने FIR वगैरह कराया? सर, FIR तो मैम मेरा FIR एम्स में हुआ था। एम्स में हम इलाज करवा रहे थे, तो वहीं पे फ़र्ज़ बयान लिया गया था। लेकिन वहाँ पे भी वहाँ के एक पुलिस अधिकारी आए हुए थे फ़र्ज़ बयान लेने के लिए लगभग 11 बजे रात में। तो उन्होंने कहा कि आप बोलिए, मैं लिखता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें लिख के दिया, बट फ़र्ज़ बयान में भी उलटफेर किया गया। अच्छा, मतलब एम्स में आप इलाज के लिए गए थे? क्यों गए थे? मतलब क्या आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई थी? जी मैम, मारपीट हुई थी। गांधी मैदान थाना के थाना अध्यक्ष और वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। पहले मैंने अपना इलाज कराने के लिए PMCH गया। मकान मालिक के बेटे मिस्टर ज्ञानेंद्र, जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की, वो भी PMCH में थे और वो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे PMCH में। तो हमें लगा कि यहाँ पे बहुत रिस्की है, तो हमने अपनी जान बचा के एम्स चला गया और एम्स में जाके मैंने अपनी इलाज करवाई। मतलब मकान मालिक का नाम क्या बताया आपने? मकान मालिक का नाम मिस्टर इंद्रदेव है। ओके, उनके बेटे का नाम? मिस्टर ज्ञानेंद्र। मिस्टर ज्ञानेंद्र। तो ये आप लोगों को लगातार धमकी दे रहे हैं और खाली करने की बात कर रहे हैं। ये मारपीट आपके साथ कहाँ पे हुई है? होटल के पास, होटल गुलमोहर ट्री, जो गांधी मैदान गेट नंबर 10 के अपोजिट साइड में है, कुमार कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है ये। आप लोग उस दौरान होटल में मौजूद थे? जी मैम। वहां पर आकर उन लोगों ने आप लोगों के साथ मारपीट की? जी बिल्कुल। तो क्या पुलिस की तरफ से कोई हेल्प भी नहीं किया गया? मैम, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए, वो हेल्प कर रहे हैं हमारी, लेकिन हमें कोई रिजल्ट ऐसा दिख नहीं रहा, तो हम ये कैसे समझे कि वो हेल्प कर रहे हैं। जी। मतलब आप लोगों की तरफ से, मतलब उन लोगों की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं है? दिख तो नहीं रहा है मैम, क्योंकि जिन्होंने हमारे सर के ऊपर अटैक किया वो अभी लगभग 4 बज रहे हैं और वो हम इधर हैं और वो अभी भी हमारे होटल पे आके घूम रहे हैं, 2-4 लोगों के साथ आ रहे हैं और हमारे होटल के छत की चाबी मांग रहे हैं। मतलब आप लोगों ने उनसे लिया है और वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि आप उनके होटल को खाली कर दीजिए। जी। एग्रीमेंट भी आप लोगों ने बताया कि चालान कटाया है, बट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है। तो क्या आप उनके पास एग्रीमेंट नहीं दिखाते हैं कि हमारी एग्रीमेंट की बात हुई थी, चालान कटे हैं, 4 लाख का चालान कटा आप लोगों ने बताया है? मैम, सबसे पहले हम आपको 2024 में ले जाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आप बताएं विस्तार से। गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास ही लेमन ट्री के अपोजिट साइड में आसियाना टावर एक अपार्टमेंट है, कॉमर्शियल अपार्टमेंट है। वहाँ पे शॉप नंबर 30 में मेरा टेस्ट अफेयर्स करके रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे मैं लगभग 3 साल से वो रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। कुमार कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऑनर बाबा जो है डॉक्टर कुमार इंद्रदेव, वो हमारे रेस्टोरेंट पे अलग अलग लोगों को भेजते थे और वो कहते थे कि आप होटल ये बिल्डिंग ले लीजिए होटल के लिए, और सासाराम वगैरह में मेरे कुछ लोग हैं, वो आपके पार्टनर भी बन जाएंगे, या फिर अगर आपको होटल
खोलने में अगर यहाँ पैसे की दिक्कत आएगी तो 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की भी दिक्कत आएगी तो हम 5-5 करोड़ तक आपकी मदद कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री वो अमाउंट। ये मकान मालिक की बात आप बता रहे हैं, जिनका होटल है आप ये उनकी बात कर रहे हैं? जिनका मकान है। अच्छा, जिनका मकान है जी, वो उनका कहना था कि आप होटल के लिए जगह ले लीजिए, और लगभग मैम 100 बार वो किसी ना किसी को हमारे रेस्टोरेंट पे भेजे और लगभग 10 बार वो खुद आए, मतलब किसी ना किसी को मैनिपुलेट करने के लिए भेजा और आपके पास भी वो खुद चल कर आए कि आप हमारा घर ले लीजिए। जी, और 1-2 बार तो वो किसी ऐसे लोगों को लेके आए और हमें बोले कि ये पार्टनर आपके बन जाएंगे, आप दोनों मिलके खोल लीजिए। तो क्या था कि मैम वो हमें इतना भरोसा दिलाए कि उस समय मैं अपनी पापा की भी बात नहीं मानने लगा। मुझे लगा कि मेरे लिए जो भी हैं यही है, कुमार इंद्रदेव ही हैं। जी। मेरे पापा कई बार बोले कि इनके बारे में अगल बगल पता कर लो, लेकिन उस समय मैंने अपने पापा की बात को भी डिनाई किया। बोले पापा नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, कुमार इंद्रदेव जी हमें बता रहे थे कि हम डीआईजी के रैंक पे हैं, कभी बोलते थे डीएसपी थे, कभी कहते थे कि हम डीजीपी होकर रिटायर्ड किए हैं। जी। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब बाबा अगर कह रहे तो सही कह रहे, तो हमने उनकी बातों पे इतना भरोसा कि बाकी किन्हीं की बात भी हमने नहीं मानी। और फाइनली बात हुई कि अब एग्रीमेंट होना चाहिए। तो मार्च 2024 से ही होटल के रिगार्डिंग बातचीत चल रही थी, बट सितंबर अक्टूबर आते आते हम लोगों ने अपना मन बनाया कि नहीं, मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि जगह अच्छी है, मैं यहाँ अपना होटल बना लूँगा। तो उसके बाद लगभग 7-8 बार एग्रीमेंट में चेंज किया गया और उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट बन के 1 नवंबर 2024 को आया जी। जिसमें जो ब्रोकर थे मेरे मिस्टर राही, उनकी ऑफिस बगल में गार्गे ग्रांड के बगल कवाड़ी गली है, वहाँ से उन्होंने इस बिल्डिंग के ऑनर तक मुझे पहुँचाया। तो 1 नवंबर 2024 को वैशाली गोलंबर के आसपास एक पार्क है, बाबा का घर भी वहीं है, 4 मीनार अपार्टमेंट के सामने है। तो घर के पार्क के पास ही एग्रीमेंट पे साइन हुआ, जो 1000 रुपये का स्टाम्प था। तो उसके बाद था कि उसमें था मैम कि 10 नवंबर 2024 तक ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाना था, तो वो हो नहीं पाया। मैंने चालान भी कटाया रजिस्ट्री ऑफिस से, 4,65,000 के आसपास के अराउंड उसके अमाउंट थी। मैंने चालान कटाया और मैंने जब चालान कटाया तो बाबा को मैंने फ़ोन पे भी बोला, व्हाट्सएप भी किया, बट उनका कोई रिस्पांस नहीं था। ये मेरा एग्रीमेंट पेपर है मैम, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट पेपर है ये 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2040 मॉर्निंग 10 AM तक वैलिड है जी। बट उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर दिया। उनका कहना है कि हमारे और आपके बीच कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुई है। मतलब एग्रीमेंट को मानने के भी वो तैयार नहीं है, मतलब उनका साफ कहना है कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब एग्रीमेंट हो रही थी तो उस समय एक वीडियो बनाया था मैंने ऐसे ही कि एग्रीमेंट हो रही है, उसमें कोई ऐसा पर्पस नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो हमने पुलिस को बताया कि मेरे पास एग्रीमेंट का वीडियो है। तो कुछ दिन के बाद बाबा ये बात मानने के लिए तैयार हुए कि मैंने एग्रीमेंट किया है। इसके पीछे बाबा की क्या माइंड चल रही था मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे तो ये नहीं पता था। मैं तो यही जानता था कि स्टाम्प पेपर पे जो भी लिखा था वो वैलिड है, लेकिन बाबा ने कहा कि नवंबर में जब इस पे साइन हो गया स्टाम्प पे तो उनके माइंड में था, वो किन्हीं वकील से ये बात पता किए थे। वो अपने आप को हाई कोर्ट का वकील भी बताते हैं। मतलब डीआईजी भी हैं, डीएसपी भी हैं और वकील भी खुद को बताया। जी जी, वो हमें वो अपना लेटर हेड देते, उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी। तो वो फिर बताएं कि जो एग्रीमेंट ये 1000 रुपये का जो आपने देख रहे हैं 500 का 2 स्टाम्प है, तो उन्होंने बताया कि 1000 रुपये के स्टाम्प की वैल्यू 11 महीने की होती है। अच्छा जी। तो सितंबर में इस एग्रीमेंट पे तो साइन हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंतिम पेज में क्लियरली साइन है बाबा का, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट जनवरी से वैलिड हुआ और नवंबर 2024 से सितंबर 2025 आप देखेंगे तो वो 11 महीने होता है। जैसे ही 11 महीने पूरा हुआ तो वो आए और ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर 6 पे मेरा रिसेप्शन है, वो आए और बोले कि आप रिसेप्शन को खाली करिए। अच्छा। तो हम बोले कि बाबा ये तो एग्रीमेंट हो चुका है। बोला नहीं हमारे आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 11 महीने की थी। तो हमने कहा कि तो ये तो 15 साल का एग्रीमेंट है। बोला आप किसी से भी पता करिए 1000 रुपये के स्टाम्प की वैल्यू 11 महीने होती है। ये तो मुझे पता नहीं था, मैं बिल्कुल मतलब उन्होंने कहा कि आप 1000 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कराओ और जब आपने करा लिया तो अब ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू बस 11 महीने की। तो मैंने कहा कि इसमें मेरी गलती कहाँ है, हम तो 5.25 लाख रुपए का चालान कटाए हुए हैं। तो वो बोले कि नहीं कोई चालान वालान वैलिड नहीं है, साइन नहीं हुआ है, तो ये 11 महीने की एग्रीमेंट है। और उसके बाद वो हमें धमकी देने लगे कि मैं जब था तो उस समय के डीआईजी डीजीपी पटना में जो भी है वो सब मेरे दोस्त है, आप खाली करो नहीं तो हम किसी भी तरह आपसे खाली करवा लेंगे। मतलब बिहार सरकार के अधिकारियों का धमकी दे देकर आप लोगों को कहते थे कि खाली कर दो। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो कह रहे थे कि पटना के डीआईजी मेरे दोस्त हैं और उन्हीं को यहाँ पे अपनी ऑफिस बनानी है। अच्छा।
तो उस समय मैंने उसका विरोध किया। फिर उसके बाद 112 की पुलिस आई, फिर सारी चीज़ें मैनेज हो गई। उसके बाद 2-3 महीने हम लोग बिल्कुल आराम से वहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया। फिर 13 नवंबर को मेरा एक इवेंट था राजगीर में, वो बीपीए का था। तो मेरा दोस्त के भाई का दरोगे का ज्वाइनिंग था जी। और मैं राजगीर में इवेंट के लिए भी गया हुआ था। इसके पीछे क्या है कि इनके सबसे छोटे बेटे मिस्टर गजेंद्र, जो अपने आप को बताते हैं कि मैं कैमरा का साउंड का काम करता हूँ, तो उसके बाद हमने इन्हीं को कैमरा का काम दिया था अपने होटल का। तो ये अपने हिसाब से सिर्फ होटल में 8 से 10 कैमरे लगवाए। ओके, मतलब आपने सारा काम उनको दिया और वो अपने हिसाब से? जी, उन्होंने मुझसे एक बार 1 लाख रुपया अकाउंट में लिया और 1 लाख रुपया कैश लिया, जिसके व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी ओके का किया हुआ भी है। तो 2 लाख रुपये लिए और सिर्फ 8 से 10 कैमरे ही लगवाए होटल में, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से लगाएं, और उसका एक्सेस उन्होंने अपने पास रखा। ओके, मतलब एक्सेस अपने पास जी भी मैम, कि क्या कुछ हो रहा है होटल जी क्या कुछ हो रहा है। और जब मैं 2 दिन तक मैं होटल में दिखा नहीं, 13 और 14 को, तो 13 को तो बिल्कुल नहीं दिखा, तो 14 को मॉर्निंग 10 बजे वो होटल में आके हमारे गार्ड के साथ काफ़ी मारपीट की। उनके एक दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं भी शायद प्रदीप नाम है। उस दिन वो पूरा दबंग अंदाज में आके हमारे गार्ड के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े, उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसके बाद उस समय मैं सिवान में था 14 को, 13 को मैं राजगीर में था, 14 को सिवान में था। जब फिर मैं आया तो 112 की पुलिस 14 को भी आके मैनेज कर दी, गांधी मैदान थाना की भी पुलिस आई थी, मैनेज हो गई। उसके बाद 1 जनवरी के आसपास की बात है, 1 जनवरी 2026, इसके कुछ दिन पहले लगभग 24 तारीख को हमारे होटल में एक हॉल में एक कपड़े का एग्जीबिशन लगा था, पटना परिधान का। तो ये मिस्टर ज्ञानेंद्र आते हैं, जो बीच वाले लड़के हैं, ये आते हैं और गेस्ट का नंबर लेते हैं और गेस्ट को धमकाते हैं। अच्छा। कि आपने बिना एग्रीमेंट देखे होटल लीज, ये होटल कैसे लिया एग्जीबिशन के लिए। तो पटना परिधान वाले का जवाब था कि आपको पता होना चाहिए कोई भी गेस्ट एग्रीमेंट नहीं देखता है। बिल्कुल। तो उसके बाद तो वो चीज़ वहीं सॉर्ट आउट हो गया। अभी जब भी मिस्टर ज्ञानेंद्र आते थे होटल में, गेस्ट वगैरह रुके रहते तो उनका वीडियो वगैरह बना के ले जाते थे, जिससे गेस्ट को काफ़ी अनकम्फर्ट फील होती थी। और 1 जनवरी से वो लगातार लोगों को लाते थे, 5 लोग, 10 लोग, 6 लोग, सबको लाते थे। और फाइनली 7 जनवरी 2026 की बात है, मॉर्निंग में 9 AM के अप्रॉक्स, ये मैंने अपने सीसीटीवी में देखा बाद में, 9 AM के अप्रॉक्स वो गली में घुसे और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का वायर कट कर लिया, जिसमें सीसीटीवी के वायर थी, डीजी के वायर थी, और मेरा इंटरकॉम का वायर था, लिफ्ट का वायर था, ये सारा उन्होंने कट कर लिया। और ये बात मुझे लगभग 12 बजे के आसपास पता चला। तो जब मैं गया तो वो मुझे सीढ़ी पे मिले, तो मैंने बोला कि आपने वायर क्यों कट किया। तो उन्होंने कहा कि आप जिनसे एग्रीमेंट किए आप उनसे बात करिए। तो मैंने कहा कि तो फिर आप एग्रीमेंट नहीं किया, तो आपकी राइट भी नहीं है वायर काटने की। तो फिर वो बोले कि नहीं मैंने ही किया है। और वो अपने साथ एडवोकेट को लेके आए हुए थे, रॉकी शर्मा में भी उन्होंने अपना नाम बताया, वो हाईकोर्ट के एडवोकेट थे, उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। और मुझे जब संदेह हुआ कि आज ये लोग शायद मारपीट करने के ख्याल से आए, तो मैं गांधी मैदान थाना में फ़ोन किया, तो सुमित सर गांधी मैदान थाना से आए हुए थे। तो सुमित सर लगभग 1:13 तक रुके हमारे साथ, और उनके जाने के बाद सिर्फ 40 सेकेंड हुआ उनके गेट से निकले हुए, वो अपनी गाड़ी पनास के पास टर्न किए और ये लोग आए, और मिस्टर ज्ञानेंद्र आके होटल के साइनेज पे होटल गुलमोहर ट्री का बोर्ड लगा हुआ था, ये आके उसको उखाड़ना शुरू किया। तो मेरे स्टाफ ने मुझे जाके बताया कि मकान मालिक का बेटा जो नेम लेटर उखाड़ रहे थे, मैंने जैसे जाके बस उस हाथ उठा के बोला आप ये क्या कर रहे हैं, तब तक उनके हाथ में एक हाथ की लगभग छेनी थी, उन्होंने मेरे माथे पे अटैक कर दिया। मतलब आप पे भी अटैक किया? जी, मेरे पे ही पहले अटैक किया। उसके बाद मैम गई, मैंने बोला मैम को कि मैम देखिए क्या कर रहा है, तो मैम गई रोकने के लिए। तो 100 लोगों की लगभग भीड़ थी उस समय। मैम को भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मारा, उसके बाद रोड पे घसीट के भी मारा। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट की गई? जी। उसके बाद हमारे यहाँ के एक स्टाफ है साक्षी के भी पेट पे बहुत ज़ोर से उन्होंने मारा, और एक लड़का के साथ भी मारपीट किया। तो हम लोग सभी अपना इलाज एम्स में करवाएं, और उसके बाद गांधी मैदान थाना की पुलिस भी आई। तो पुलिस इसमें कोई हेल्प नहीं कर रही है आप लोगों की? मतलब उनकी साइड की बात पुलिस ज्यादा मान रही है क्या? मैम ये चीज हम कुछ भी आपको कंफर्म नहीं कह सकते कि पुलिस किसकी बात मान रही है। मतलब हर तरफ से ये कोशिश किया गया, मतलब हर कुछ करके देख लिया गया ताकि किसी भी तरीके से आप लोग उस होटल को खाली कर दें? जी मैम, जब महिला के साथ इस तरह की घटना हुई तो मैं गर्दनीबाग थाना गया कि महिलाओं का केस ले ले। तो वहाँ पे जो थाना अध्यक्ष थी मैम थी, अफसा परवीन नाम की एक मैम थी, मैम ने केस लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अच्छा, इनकार कर दिया। आप गर्दनीबाग महिला थाना गई, वहाँ पर? हाँ बताइए। उनका स्टेटमेंट ये था
कि ये सब केस यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ पति पत्नी वाला केस लेते हैं। ओके, तो फिर आप ये केस लेकर किसी और थाने में गई? नहीं, नहीं गए मैम। फिर हम लोग बहुत निराश हो गए मैम, क्योंकि मेरे जो मकान मालिक हैं ये पता नहीं, ये हमें बताते हैं कि हम डीआईजी थे, डीएसपी थे, डीजीपी थे। तो आप कुछ भी रहे, आप कुछ भी है, वो अपने जगह है। अगर आपके साथ काम की बात हुई थी, बाई पेपर वर्क हुआ था, बट वो मानने को तैयार नहीं मैम। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? मैम हम यही चाह रहे हैं कि हमें थाना पुलिस प्रशासन से हेल्प मिले। इनकी पुलिस में बहुत जबरदस्त पकड़ है। अच्छा। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं वहां से हम निराश होकर लौटते हैं। अच्छा, यानी इनकी पकड़ पुलिस के साथ है, इसीलिए बार बार धमकी देते हैं कि हम डीआईजी रहे, हम डीएसपी रहे, मतलब पुलिस अधिकारियों से मेरी अच्छी पकड़ है, सारे हमारे दोस्त हैं। खुलेआम बोलते हैं, हमारे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो प्रोफेशनल हम लोग हैं, जब तक वो तक तो ठीक है, बट ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनके घर पर जाकर इनके फैमिली के बारे में, इनके जो बेटे हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र, उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। इनका 2 छोटा छोटा बेटा है, एक 2.5 साल का है और एक 1 साल का है। उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं कि वो लोग कहाँ रहता है। इनकी वाइफ के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि वो कहाँ ड्यूटी करती है, कब आती है, कब जाती है। तो ये लोग एक पर्सनल अटैक भी करने की बिल्कुल, कोशिश मतलब ये तो पूरी तरीके से धमकी के तौर पर ही इसको देख सकते हैं कि आप नहीं मांग रहे हैं तो हम आपके परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि 31 दिसंबर की जो रात होती है वो सारे लोग नए साल के जश्न में रहते हैं, लेकिन 31 दिसंबर की रात में 11:15 बजे के आसपास मेरे लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जहाँ पे मेरा फ्लैट है, कि तुम्हारे मकान मालिक आए और तुम्हारे बारे में ये सब पूछ के कि तुम्हारी वाइफ कहाँ जॉब करती है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पलते बढ़ते हैं, सो क्या रीजन है। बिल्कुल, मैं बहुत घबरा गया। तो अब आप लोगों की बस यही मांग है कि सरकार भी इस मैटर को देखे। क्या डीजीपी तक ये बात गई? आप लोगों ने कभी वहां कंप्लेन दिया डीजीपी के पास? मैंने पटेल भवन में अपनी बातें पहुंचाई है। तो वहां से क्या कुछ आंसर मिला है? बोला गया कि आपके साथ लीगली न्याय मिलेगा, आपको लीगली न्याय मिलेगा जी। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत है, क्योंकि बिना उनके मिलीभगत से ये लोग इतना आगे स्टेप नहीं ले सकते हैं। मैम ये मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाबा का जो बैकग्राउंड रहा है वहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सबका यही कहना है कि ये किसी भी दुकान, जैसे कि एकदम जर्जर स्थिति में कोई दुकान रहती है तो ये पहले 20-30 हज़ार में उसका रेंट तय कर लिया, उसकी जो भी मार्केट रेंट होती है तय कर लेते हैं, सामने वाले से पूंजी लगवा लेते हैं और उसके बाद उनके साथ मारपीट करके उसको भगा देते हैं। फिर 10,000 20,000 दूसरे को बढ़ा के और सिक्योरिटी मनी के नाम पे जितना लागत लगा उतना लेके फिर ये उसको दुकान देते हैं, फिर उनके साथ भी यही करते हैं। अच्छा, मतलब इनका समझिए तो एक पेशा है। हर लोग जो इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ इसी तरीके से पेश आते हैं और फिर बाद में डराते हैं, धमकाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप पहले नहीं होंगे जिनके साथ इन लोगों ने ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत जरूर होगी, क्योंकि बिना उनके ये लोग इतना आगे तो धमका नहीं सकते हैं। पता नहीं मैम, आई एम नॉट श्योर। अच्छा जी, तो बस यही मांग है पुलिस से कि आप लोगों की इसमें हेल्प की जाए। जी, और ये कहना चाहेंगे कि बहुत बेखौफ होके, मतलब ऐसा बेखौफ होकर, बिल्कुल, बिल्कुल जैसे कि पीछे ही किसी का हाथ हो, किसी बड़े लोगों का हाथ हो। आज हम जैसे देखते हैं ना मिर्जापुर, पूर्वांचल की वेब सीरीज, वैसे बाबा एकदम बीच रोड पे, एग्जीबिशन रोड में बीच में कुर्सी लगा के बैठते हैं, लगभग 500 गाड़ियां जाम हो जाती है, 500,000 लोग उधर से आते हैं और उनके सामने में ये एकदम अटैक करवाते हैं, मारपीट करवाते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। बाकी बाकायदा ये जो लोगों को जमा करते हैं, ये किन्हीं को कहते हैं कि आदित्य जो है ना वो राजमिस्त्री का ठेकेदार था, मतलब मेरा नाम आदित्य भी है। जी। तो कहते हैं कि आदित्य जो है वो राजमिस्त्री का ठेकेदार था, हम इसको दिए थे होटल बनाने के लिए और ये कब्जा कर लिया। किन्हीं को ये बोल के लाते हैं, किन्हीं को बोलते हैं कि तुम अगर खाली करा दोगे तो तुम्हें 6th फ्लोर दे देंगे, किन्हीं को बोलते हैं कि तुम खाली करा दोगे तो उन्हें 5th फ्लोर दे देंगे। इनके साथ एक लड़का है सासाराम का है शायद, उन्होंने मुझ पे FIR किया है और मेरे पे 302 या 307 जो भी होता है, 109 307 ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, जबकि वो लड़का जब आया था ना मैम, तो वो कह रहा था कि आप होटल खाली कर दीजिए, हमें 6th फ्लोर देने की बात हो रही है, आपका एग्रीमेंट वगैरह तो है नहीं ऐसा कुछ। जी, मतलब एक ही होटल को ये 10 लोगों को देना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं, मतलब सबको दे के सबसे पैसे लेने चाहते हैं। ये क्या है ना कि ये सितंबर में जो घटना हुई, बाबा एकदम लाठी लेके आए और हम लोग को एकदम मारपीट कर रहे थे, और हमारा उसके पास वीडियो है। फिर इनके लड़के मिस्टर गजेंद्र जब आए तो उस समय ये किसी और को बुला के लाए, और जब हम लोगों ने सबको सच्चाई बताई, सबके हाथ में एग्रीमेंट पेपर दिया, तो फिर वो लोग नहीं आए। फिर 7 जनवरी को फिर दूसरे लोग आए। तो ये सबको कहते हैं कि आप ऐसा करिए, हम आपको पता नहीं एक होटल ये कितने लोगों को देंगे, मतलब एक होटल ये सब लोगों को देंगे और सबसे पैसे लेंगे। जी, सबसे पैसे लेंगे और ये फिर सबके साथ वही करेंगे, सबके साथ वही करेंगे। जी। और ये जितने
लोगों को बुलाते हैं ना, किसी को ये फैक्ट बताकर नहीं सच बुलाते बताकर हैं। नहीं बुलाते हैं। किसी को बोलते हैं कि हमारा लिफ्ट था, इसने लिफ्ट कब्जा कर लिया, जबकि लिफ्ट भी हमने अपने पैसे पर 1-1 रुपए हमने खुद से लगाया है, तब हमने उसमें लिफ्ट भी लगाया है। और किसी को बोलते हैं कि हमारा जो कॉमन एरिया है इसने उसको कब्जा कर लिया है। मतलब अलग अलग बात अलग अलग लोगों को अलग अलग बात बोलकर बुलाते हैं, क्योंकि वो किसी को सच, मतलब जो सच होता है उसको पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप झूठ बोलेंगे तभी तो आपके साथ कोई खड़ा है, अगर आप सच बोलेंगे तो लोग सच के साथ खड़े उस दिन होते हैं। वकील जो आए हुए थे रॉकी शर्मा, उनको मैंने जब अपना पेपर दिखाया तो वो भी बोले कि नहीं ये गलत है, ये हमेशा हमें कहते हैं कि जो बड़े बड़े नेता मंत्री उनका नाम लेते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, कहते हैं कि हम जब जाते हैं वो लोग मेरी पैर छूते हैं, तुमको नहीं पता कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हमने कितनों का उद्धार किया है, हमने कितनों को घोटाले में साथ दिया है। ये मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम बख्तियारपुर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। मिस्टर गजेंद्र जो मकान मालिक कुमार इंद्रदेव के सबसे छोटे बेटे हैं, वो उनकी हैबिट है हमेशा किसी भी लोगों के ज़्यादा तह तक जाने की, तो वो हमेशा पता करते रहते हैं, आई मीन आदित्य, कि मेरे यहाँ पे कौन से लोग विश्वसनीय लोग काम करते हैं, और वो उनको डायरेक्ट बाकायदा ड्रिंक पे, खाने पे इनवाइट करते हैं और वहाँ से मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुमार इंद्रदेव जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे पास लड़ने के अलावा या फिर हमारे पास न्याय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने करोड़ों रुपया होटल में लगाया, मैंने बहुत सारे रुपये मार्केट से क्रेडिट पे लिया है। अगर हमें न्याय नहीं मिलती है तो हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी। जीवन भर की जो जमा पूंजी होती है, जो कमाई होती है, वो कम्प्लीटली लगा चुके हैं हम लोग। अब इसके अलावा हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, कि हमें न्याय मिले। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि दोनों पीड़ित और साफ तौर पर इनका कहना है कि जीवन भर की कमाई हमने लगाई है और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो पूरी जीवन भर की कमाई हमने उस होटल में लगा दी। हमने अपने गांव की कुछ प्रॉपर्टी भी बेचा, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसे आए उसको भी होटल में लगा दिया। बेचा, आई मीन दूसरे को दिया, उसके बदले मुझसे मैंने पैसे उठाए। बिल्कुल जी, हमने फुल्ली सेल नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को दे के पैसे उठाए और वो सारे पैसे होटल में लगा दिए। और अब तब ये कहा जा रहा है कि होटल खाली कर दो। जी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ उसमें लग सब कुछ लग चुका है। अब तक होटल फुल्ली ओपन भी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक फुल्ली ओपन भी नहीं हुआ। हमारी ओपनिंग की डेट अप्रैल में के आसपास है, अब तक फुल्ली ओपन भी नहीं हुआ। हमने कंस्ट्रक्शन पीरियड से ही उन्हें रेंट दिया। वो हमें हर जगह परेशान करते हैं। हमसे उन्होंने होटल के रेंट के अलावा बिजली बिल के नाम पे 5 लाख रुपए अप्रोक्स लिया कि हम आपको बिजली बिल का एनओसी देंगे, और बिजली भी आज तक हमें नहीं मिल पाया, जबकि हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि बिजली बिल जल्द से जल्द क्लियर करके हमें एनओसी दिया जाएगा। और जब हम बिजली के लिए गए बिजली विभाग में, तो हम जीएम रेवेन्यू के पास गए, वहाँ के एई जेई जिसके पास गए, तो सबके पास इन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर दिया कि ये हमारे बिल्डिंग पे कब्जा किया, इनको बिजली नहीं देनी है, जिसकी वजह से बिजली भी आज तक हमारे नाम की नहीं है। और हम जो भी बिजली जला रहे हैं वो काफ़ी पेनाल्टी के साथ हमें लग रही है, क्योंकि हमारे होटल का जो 20 किलोवाट तक का लोड है और बिजली शायद 1-2 किलोवाट का उन्हीं के नाम से, इंद्रदेव जी के नाम से, तो हमें हमेशा फाइन लगता है उसमें। हमेशा फाइन लगता है। अभी तक बिजली भी आपको नहीं दिया, बल्कि उसके पैसे भी लिए जा चुके हैं। जी, वो पैसे रेंट में डिडक्ट हो गए। उनका मंथली था 40,000 के समथिंग, वो पैसे 1 साल में रेंट में डिडक्ट हो गए, लेकिन वो लिए इसी हिसाब से थे कि आप हमें एडवांस में दीजिए 5 लाख, हम बिजली क्लियर करा देंगे आपको। सारे जगह पे बिजली के सभी अधिकारियों को उन्होंने दिया। इवन यहाँ तक कि इतनी मतलब खराब मानसिकता के लोग हैं कि उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, मैंने होटल बनाया और वो डीएम के जनता दरबार में जाते हैं, सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करते हैं, वो डीजीपी हाउस जाते हैं, वो सभी जगह जाते हैं। इवन कि न्यूज़पेपर में भी उन्होंने छपवा दिया कि कुमार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पे कब्जा। हम ये मतलब इनफैक्ट आप लोगों पर ये कहवा दिया कि आप लोगों ने कब्जा करके रखा है। जिस न्यूज़पेपर में ये छपा था, मैं उस न्यूज़पेपर वाले के पास भी गया, तो मैंने उनसे कहा कि आप कोई भी न्यूज़ छाप सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, न्यूज़ तो एनालिसिस के बाद छपता है। तो मैंने कहा आपने कैसे छापा, ये गलत चीज़ आपने कैसे छापा विदाउट एनालिसिस? तो उनका कहना था कि जो बाबा हैं जिनकी एज 85 साल है, वो डीएम के जनता दरबार में गए और हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कह रहे थे कि हमारी इस उम्र में होटल पे हमारे बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया गया। तो डीएम के जनता दरबार से हम लोग ये खबर सुन के छापे हैं। ओके, मतलब अब वो ये दिखाते हैं कि आप लोगों ने उनकी बिल्डिंग पर कब्जा कर रखा है। हम न्यूज़पेपर वाले से भी ये पूछना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर एक मिरर होता है सच्चाई का। अगर आप कुछ भी छापते हैं तो इससे तो आम पब्लिक पढ़ के उसे सच मानेगी।
जाएगी तो फिर हम किन से लड़ेंगे, बाबा से लड़ेंगे या उनके परिवार वालों से लड़ेंगे। और जब हमने न्यूज़पेपर वाले को बोला कि आप ये क्यों छापे, तो उनका कहना था इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि हम सत्यता की पुष्टि करके छाप रहे हैं। तो ऐसा मैम न्यूज़पेपर में ऐसा कहाँ से होता है कि हम सत्यता की पुष्टि किया नहीं की, न्यूज़पेपर में छप गया मतलब रियल न्यूज़। बिल्कुल। तो आपने देखा है किस तरीके से बिल्डिंग को पहले तो लीज पर दिया और उसके बाद अब खाली कराने की बात कही जाती है, यहाँ तक कि वो दर जाते हैं, अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों ने उनकी बिल्डिंग पर कब्जा करके रखा है। जी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि 15 साल का है। मतलब इस तरह से बात करके वो आप लोगों के साथ भी ऐसा किए हैं और भी जितने लोग जिनको एक ही होटल मतलब 10 लोगों से देना चाहते हैं, बात तो यही है ना। जी बिल्कुल। चलिए ये आपकी बात आगे तक जरूर जाएगी। तो आपने देखा कि राजधानी पटना के गुलमोहर होटल की बात हो रही थी, जहां पर इन दोनों ने उस होटल को लीज पर लिया, 15 सालों की लीज पर वो होटल लिए गए थे ताकि उसमें अच्छे से वर्क कर होटल जो है उसको तैयार किया जाए। इन लोगों का कहना है कि होटल हमें बिल्कुल कबाड़ स्थिति में मिली थी, बिल्कुल जर्जर स्थिति में मिली थी। हमने अपना एक एक रुपए खर्च कर उस होटल में कंस्ट्रक्शन कराया, यानी उस होटल को अच्छे तरीके से बनाया। लेकिन अब मामला ये फंस रहा है कि जो मकान मालिक हैं, जिनको ये बाबा कह रहे हैं, वो एग्रीमेंट को नहीं मान रहे हैं और यहाँ तक कि इन लोगों के साथ एग्रीमेंट कराया और कितने का 1000 रुपए के एग्रीमेंट कराए गए, 1000 रुपए के स्टैंप पे कराया था, 1000 रुपए के स्टैंप पे कराए गए और ये कहा गया कि ये ज्यादा दिन तक मायने नहीं रखते और एक ही होटल को 10 लोगों के साथ देना चाहते हैं और ये कहना होता है कि हमारी पहुंच बड़ी है, हम डीआईजी, एसपी, डीएसपी के सब हमारे दोस्त रहते। तो इस तरीके से दबंगई राजधानी पटना में हो रही है तो सरकार और सिस्टम पर तो जरूर सवाल उठता है। यहाँ तक कि इतना तक हो गया कि होटल में घुसकर मारपीट भी की जाती है, महिला है इनके साथ भी मारपीट भी हुई है और जब ये महिलाएं थाना पहुंचती हैं तो वहां पर भी यही कहा जाता है कि हम लोग इस तरह का केस नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस तरीके का काम हुआ है तो सरकार और सिस्टम पर सवाल तो जरूर उठता है कि किस तरीके से राजधानी पटना में बेखौफ होकर इस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है और किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। अब आगे यही देखना होगा कि इस केस में आगे क्या कुछ होता है और सरकार जो है वो इनको न्याय देती है या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।